अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिस्टिकल थ्योरी 1 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिकली देख रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में सबसे पहले हमें उसके प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि वो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डाटा। आपके पास जो भी डाटा मौजूद है, आपने उसको किस तरह क्लासिफाई करना है और टेबल की फॉर्म में लाना है, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन को डिफाइन किया गया है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। मोस्टली जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें ये कंफर्म नहीं होता कि वो सिंपल होगा, आराम से हम उसको जज कर सकेंगे, या एक कम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। अगर सिंपल फॉर्म में है तो उसको तो कंपेयर करना, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा इजी हो जाता है। पर जैसे हमारे पास डाटा रॉ फॉर्म में आए कि उसका कोई स्ट्रक्चर ना हो, कोई प्रॉपर उसकी डायरेक्शन ना हो, तो हम उस अनऑर्गेनाइज्ड शेपलेस डाटा को क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद हम उसको अगर इजी कंपैरिजन करना है तो हम उसको टेबल फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है। तो the data collected for the purpose of statistical inquiry sometimes consist of few fairly simple figures which can be easily understood without any special treatment. पास इधर वही बात की है कि बाज़ का हमारे पास सिंपल फिगर्स आते हैं जिनको कंक्लूड करना, जिनका रिजल्ट निकालना आसान होता है। पर बाज़ का क्या होता है, बट मोर ऑफन देयर इज एन ओवरवेलमिंग मैस ऑफ रॉ डाटा विदाउट एनी स्ट्रक्चर। बाज़ का क्या होता है कि हमारे पास रॉ डाटा बगैर किसी स्ट्रक्चर के आता है, जो कि अनऑर्गेनाइज, अनविडली शेपलेस डाटा होता है, जिसको हमें फर्दर इंटरप्रिटेशन के लिए फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। अनऑर्गेनाइज्ड डाटा आर नॉट फिट फॉर फर्दर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये जो डाटा है, ये फर्दर एनालिसिस के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए सूटेबल नहीं है। हमें क्या करना होता है कि इस डाटा को फर्दर जाके सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमें उसका आराम से कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो इस जो हमारे डाटा को सिंप्लीफाई करने की फॉर्म है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। The procedure adopted for this purpose is known as method of classification and tabulation. अगर हम रॉ डाटा को ऑर्गेनाइज करें तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। ठीक है। अब इधर क्लासिफिकेशन की मीनिंग बताई हुई है। क्लासिफिकेशन is a process of arranging things or data in groups classes according to their resemblance and affinities and give expression to the unity of attributes that may subsist among a diversity of individual. अब क्लासिफिकेशन क्या है कि हम किसी खुसूसियत की बिना पे या किसी डिसिमिलरिटी की बिना पे ग्रुप्स को अरेंज कर देते हैं। अब जैसे अगर मैं दो ग्रुप बनाऊं, एक मेल है फीमेल, तो फीमेल में सारी जवान, बूढ़ी और बच्चे, सारी औरतें उसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है। और मेल में कौन से, इसमें मेल चाइल्ड आ जाएंगे, बॉयज़ आ जाएंगे, सारे बुज़ुर्ग आ जाएंगे, मेल बुज़ुर्ग जितने हैं। तो ये सारा इनको हम इस तरह ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी खुसूसियात के बिहाफ पे। ठीक है। अब वो खुसूसियत कोई भी हो सकती है, किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी है, इस तरह हम दो ग्रुप बना सकते हैं। कलर के बिहाफ पे हम ग्रुप बना सकते हैं, एज के लिहाज से हम ग्रुप बना सकते हैं। उसके अलावा एथनिसिटी मतलब नस्ल कौन सी है, एरिया वाइज हम ग्रुप बना सकते हैं। मतलब हम किसी भी करैक्टरिस्टिक, किसी भी खसूसियत के बिहाफ पे जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट। अब बेसिकली क्या है क्लासिफिकेशन, हमने क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है डाटा की इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स।
ठीक है। अब वो ग्रुप्स किस तरह हम बना रहे हैं, हम जो इंडिविजुअल है उसकी खुसूसियात के बिहाफ पे वो ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है। The process of grouping large number of individual fact and observation on the basis of similarity among the item is called classification. अब जो क्लासिफिकेशन के बिहाफ, क्लासिफिकेशन क्या है कि हम लार्जर नंबर ऑफ इंडिविजुअल को इसी तरह अरेंज करते हैं ताकि हमें फर्दर प्रोसेसिंग में आसानी हो। अब अगर हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है तो हमने क्लासिफिकेशन की जो करेक्टरिस्टिक है वो भी पता होने चाहिए, जिसके भी यहाँ पे हम क्लासिफाई फर्दर करने में हमें हेल्प मिलेगी। क्लासिफिकेशन की खुसूसियात क्या हैं, क्लासिफिकेशन परफॉर्म होमोजीनियस ग्रुपिंग ऑफ डाटा, कि सारे ग्रुप इक्विवेलेंट होने चाहिए खुसूसियात के लिहाज से। ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रुप का कोई 1% फर्स्ट ग्रुप के अंदर एडअप हो जाए, तो आपका जो ग्रुपिंग है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। जैसे फर्ज करें अलाइड हेल्थ साइंसेस है एक डोमेन है, एक प्रोग्राम जिसके अंदर फर्दर डोमेन्स आ जाती हैं MLT, HND, DPT। अगर DPT के अंदर एक बच्चा HND का आके बैठ जाए तो ये क्या होगी, होमोजेनेसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो DPT क्लास में DPT स्टूडेंट, HND क्लास में HND स्टूडेंट, MLT क्लास में MLT स्टूडेंट का होना जरूरी है। इट ब्रिंग्स आउट पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। अब जो हमने क्लासिफाई कर दिया है कि हमने ग्रुपिंग कर दिया है, DPT क्लास अलग बना दी है, HND क्लास अलग बनाती है, MLT क्लास अलग बना दी है, इन सब में खुसूसियात क्या हैं। जैसे DPT और HND के हम फर्क देखें तो DPT ने आगे जाके काम क्या करना है, रिहैबिलिटेशन का, एक्सरसाइज का, पेशेंट को रिकवर करने का, और जो HND है उन्होंने न्यूट्रिशन के बिहाफ पे पेशेंट को क्योर करना है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पे, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट पे, ठीक है। तो इनकी सिमिलैरिटी तो बेशक है कि ये FSC में सेम चीजें पढ़ के आए हैं, ठीक है, इनका FSC लेवल तक सिमिलैरिटी है, पर डिससिमिलैरिटी किस बिहाफ पे आ गई है कि उनके जो फ्यूचर में उनके गोल्स हैं उस बिहाफ पे। तो हम सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के लिहाज से जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। द क्लासिफिकेशन में भी आइदर रियल और इमेजिनरी। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये रियलिटी बेस्ड भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। आप सबको रियलिटी बेस पे क्लासिफाई किया गया है। इमेजिनरी हो तो मैं इमेजिनेशन में यूं कर लेती हूँ कि 20 से 40 साल की उम्र के लोगों को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, बगैर किसी एक्सपेरिमेंट किए मैंने उनको एक ग्रुप में अपने ही परसेप्शन के लिहाज से उनको ग्रुपिंग कर दी उनकी, तो ये हो गई इमेजिनरी, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज फ्लेक्सिबल टू अकोमोडेट एडजस्टमेंट। अब आपकी क्लासिफिकेशन इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो कोई न्यू सर्कमस्टांसेस आ गए हैं, जैसे अब DPT है, DPT का फर्ज करो आपने टोटल अपने ग्रेजुएशन तक 40 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, पर कोई ऐसा आपकी फील्ड की एडवांसमेंट के लिहाज से, फील्ड की डिमांड के लिहाज से आपके सब्जेक्ट एक न्यू ऐड कर दिया गया है HEC की तरफ से, तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि उस सब्जेक्ट की अकोमोडेट करने के लिए आपकी क्लास के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर इस तरह उसको एडजस्ट करेंगे कि आपको जो क्रेडिट आवर्स हैं वो भी मीट हो सके, जो HEC का क्राइटेरिया है वो भी मीट हो सके, जो आपको का जो माइंडसेट है वो भी मीट हो सके। तो हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो ये सारी जो मैं आपके ऊपर एग्जांपल दे रही हूँ ये जस्ट एग्जांपल है। ये जो रिसर्च वर्क है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये बहुत वाइड डोमेन है, इसके अंदर कोई भी किसी भी फील्ड से हम एग्जांपल उठा सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स की एग्जांपल लिया, आपकी क्लास की एग्जांपल लिया। अब जो भी क्लासिफिकेशन है उसके कुछ पर्पस होते हैं, कुछ उसके मकासद होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको देख के हम कह सकते हैं ये क्लासिफिकेशन अपने क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। तो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, 8 पॉइंट्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स के,
सबसे पहले जो उसका मकसद होता है किसी भी ग्रुप को क्लासिफाई करने का, किसी भी डाटा को क्लासिफाई करने का, वो ये कि आपकी क्लासिफिकेशन को टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द लार्ज डाटा, आपके डाटा को सिंप्लीफाई करता है और कंडेंस करता है। टू प्रेजेंट द फैक्ट टू इजीली इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, आपके जो डाटा है उसको आसान और समझने वाली शक्ल में लेके आना, ये आपकी क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है। टू अलाउ कंपैरिजन, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। अब इनको आप अपने घर प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो कि फर्ज करो हम एक हॉल में सारे HND DPT MLT के बच्चों को बिठा देते पढ़ने के लिए, तो क्या होता कि हमें क्लासिफाई करने में, हमें आइडेंटिफाई करने में, बच्चों को समझने में कि कौन सा MLT का, कौन सा DPT का और कौन सा HND का है, हमें ये मुश्किल होती। इसलिए हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, हमें आसानी हो गई है। हमें आसानी है कि DPT में इतने बच्चे हैं, जो वनीज़ा है, फातिमा है, अली है, ये DPT का है, HND के अलग बच्चे हैं, MLT के अलग बच्चे हैं, ये इस तरह। अब उसके बाद अगर हम कंपैरिजन की बात करें, हम कंपेयर भी कर सकते हैं आराम से। HND में अगर मोहम्मद जुनैद HND का है तो तलहा किसका है, DPT का। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ टू रिलेट द वेरिएबल अमंग द डाटा। हम वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल मैंने बताया था कि कोई ऐसी ये एक ऐसा ये नंबर, ऐसी ये फैक्टर होता है जो अपने ऊपर वैल्यूज को चेंज करता रहता है। जैसे मैं पेन ले लूं, दर्द हो रही है तो दर्द, सर दर्द है, कमर दर्द है, कोई भी, आप DPT के बच्चों का हेडेक और MLT के बच्चों का हेडेक, इसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ। टू हेल्प फर्दर एनालिसिस, अब अगर मेरे पास डाटा इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, मुझे एनालिसिस करने में आसानी होगी। इस तरह मेरे पास अनवांटेड डाटा खत्म हो जाएगा। टू एलिमिनेट अनवांटेड डाटा, टू प्रिपेयर टेबुलेशन, तो इस तरह एक टेबल फॉर्म में भी पूरा डाटा मेरे पास आ सकता है आराम से। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि to simplify and condense the large data, to present the fact into easily and understandable form, to allow comparison, to help to draw valid inferences, मतलब जो वैलिड रिजल्ट्स हैं उसको ड्रा कर सकें हम। टू रिलेट द वेरिएबल अमंग द डाटा, टू हेल्प फर्दर एनालिसिस, टू एलिमिनेट अनवांटेड डाटा, टू प्रिपेयर टेबुलेशन, कि हम टेबल फॉर्म को ड्रा कर सकें। अब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपके क्लासिफिकेशन के, वो क्या हैं कि आपका जो क्लासेस हैं वो एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर क्लासिफिकेशन शुड बी एग्जॉस्टिव। ईच एंड एवरी आइटम इन डाटा मस्ट बिलोंग टू वन ऑफ क्लास, कि इतना ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि आपका हर इंडिविजुअल एक क्लास को शो करे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे से म्यूचुअली अलग अलग होने चाहिए। सूटेबिलिटी, अब हर जो इंडिविजुअल है वो एक क्लास को लिए सूटेबल हो, तभी उसको उस क्लास के अंदर हमने एडजस्ट किया हो। स्टेबिलिटी, ओनली वन प्रिंसिपल मस्ट बी मेंटेन थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, और एक ही प्रिंसिपल के थ्रू हमने उसको क्लासिफाई किया गया हो। जैसे मैं एक प्रिंसिपल सेट कर दूं कि 60% वाले बच्चे DPT में जाएंगे, 50% वाले HND में जाएंगे, 55% वाले MLT में जाएंगे, तो इस तरह एक मैंने प्रिंसिपल सेट कर दिया और बच्चों को क्लासिफाई कर दिया। होमोजेनिटी की मैंने बात कर दी आपको कि सबका जो डाटा है वो ऐसा नहीं हो कि एक क्लास का बच्चा दूसरे में बैठा हो, तो ये होमोजेनिटी है। सब एक ही क्लास के स्टूडेंट एक ही क्लास के अंदर बैठे हो। फ्लेक्सिबिलिटी को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि इतना आपका फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके डाटा के अंदर कि आप कोई न्यू सिचुएशन को आराम से जस्टिफाई कर सको। अब कुछ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन की टाइप्स हैं। किन बिहाफ पे 4 टाइप्स हैं, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंदर किसके लिहाज से आप जियोग्राफी मतलब एरिया, रीजन के लिहाज से आप इंडिविजुअल को डिवाइड कर सकते हो, डाटा को डिवाइड कर सकते हो। क्रोनोलॉजिकल
इसका क्या मतलब है कि आप हिस्ट्री के लिहाज से, टाइम के लिहाज से आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्वालिटेटिव टाइप, इसके अंदर क्या आता है कि आप इंडिविजुअल्स को, डाटा को अपने खुसूसियात के लिहाज से, उनकी खुसूसियात के लिहाज से क्लासीफाई कर सकते हो। न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा, इसका क्या मतलब है कि आप उनको उनकी जो वैल्यूज है, मैग्नीट्यूड है, उसके लिहाज से डिवाइड कर सकते हो। अब सबसे पहले जियोग्राफिकल डाटा की मैं बात करूं, जिसको मैंने कहा था हमने उसको रीजन के लिहाज से डिवाइड करना है। तो रीजन में मैंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ले लिया और मैं देख रही हूँ कि मेरी जो कंपनी है वो कितनी सेल कर रही है नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो ये डिफरेंट इस तरह एक टेबल फॉर्म में मेरे पास डाटा आ जाता है। नॉर्थ 285 कर रही है सेल, साउथ 300, ईस्ट 185, वेस्ट 235। ठीक है, मिलियन रुपीस में। ठीक है, अब उसके बाद क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब टाइम जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून कोई भी हो सकता है। तो मैंने मंथ्स को एक तरफ क्लासिफाई कर दिया और दूसरी तरफ मैं लैक्स में देख रही हूँ कि मेरी सेल कितनी हो रही है डिपार्टमेंटल स्टोर में। जनवरी में 22 लाख हुई है, फेब में 26 लाख हुई है, मार्च में 32 लाख, अप्रैल में 25, मई में 27 लाख, जून में 30 लाख। इसी तरह अगर मैं टाइम की बात करूं, मंथ्स के अलावा मैं डेज पे भी आ सकती हूँ। ठीक है, मैं वीक के पर डेज के लिहाज से भी क्लासीफाई कर सकती हूँ। मैं पर डे मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के लिहाज से भी कर सकती हूँ। या मैं अगर अगर सिर्फ मैं टाइम के लिहाज से देखूं तो मैं पर आवर के लिहाज से भी अपना डाटा ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। उसके बाद बात आती है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है कि जो हम उसकी खसूसियात, एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे हम क्लासीफाई करते हैं। जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कोई भी हो सकती हैं, पेशेंट का जेंडर, उसकी तालीम, लिटरेसी, एजुकेशन, क्लास, ग्रेड। तो आपकी जो ये क्लासिफिकेशन है सिंपल भी हो सकती है, मैनीफोल्ड भी हो सकती है। सिंपल क्लासिफिकेशन तब है जब आप उसको दो खसूसियात के बिहाफ पे डिवाइड करो, दो ग्रुप्स में डिवाइड करो। जैसे आप जेंडर के लिहाज से करो तो मेल फीमेल, आप स्टडी के लिहाज से करो, एजुकेशन के लिहाज से करो, लिटरेसी के लिहाज से करो, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। और अगर आप ज्यादा खसूसियात के लिहाज से करो, मतलब दो ग्रुप से ज्यादा ग्रुप्स बन जाएं, पेन के लिहाज से कर लो तो माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, स्वेयर पेन, तो इसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रुप्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करो तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन है खुसूसियात के लिहाज से। और अगर खसूसियात के लिहाज से उनको हम दो से ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड करें तो वो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं खसूसियात के लिहाज से बात करूं तो एक पॉपुलेशन है जिसमें स्मोकर, नॉन स्मोकर्स हैं। स्मोकर्स सिगरेट पीने वाले लिटरेट भी हो सकते हैं, इलिटरेट भी, नॉन स्मोकर लिटरेट भी हो सकते हैं, इलिटरेट भी। फिर आगे इसको फर्दर क्लासिफाई किया है मेल फीमेल में। ठीक है, तो ये आपकी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन हो गई। अब क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कौन सी है, जिसमें हम उसके जो क्वांटिटी है उसके लिहाज से हम उसको डिवाइड करते हैं। ये क्वांटिटी एज हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं, इनकम, प्रोडक्शन, आपका सीजीपीए, उस लिहाज से भी मैं डिवाइड कर सकती हूँ। देखूँ मैं कि टेस्ट में अगर 50 टोटल नंबर हैं तो 0 से लेकर 10 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं पूरी क्लास में से। 10 से 20 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 7 बच्चों के। 20 से 30 कितने बच्चों के आए हैं, 10 बच्चों के। 30 से 40 में कितने बच्चे हैं, 25। और 40 से 50 में जो टॉपर्स हैं कितने हैं, 3। तो इस तरह हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन को देखा है कि उसकी क्या प्रिंसिपल है, क्या क्वालिटीज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पर्पज है उसका, और उसकी आगे टाइप्स क्या हैं। तो बहुत आसान सा लेक्चर है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।